नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे लॉर्ड रिपन, उनका कार्यकाल और उनके समय आई हुई महत्वपूर्ण स्थानीय व्यवस्था, जिसके कारण उन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। हम जानेंगे स्थानीय स्वशासन व्यवस्था क्या है और उससे बनने वाले प्रमुख महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। मार्क्वेस ऑफ रिपन का जन्म 1827 में हुआ। उसने अपना जीवन ब्रसेल्स दूतावास में एक सहायक अधिकारी के रूप में आरंभ किया। 1852 ईस्वी में वह उदारवादी दल की ओर से हाउस ऑफ कॉमन्स यानी लोकसभा में चुना गया। 1859 में वह भारत में अनुसचिव नियुक्त हुआ। 1866 से 68 ईस्वी तक उसने भारत सचिव के पद पर कार्य किया। 1868 से 1874 तक वह ग्लैडस्टोन के मंत्रिमंडल का सदस्य रहा और उसने आयरिश चर्च अधिनियम, एजुकेशन अधिनियम तथा बैलेट अधिनियम जैसे महत्वपूर्ण कानून बनाने में सहायता की। 1880 ईस्वी में वह भारत का वायसराय बनकर आया और 1884 ईस्वी तक रहा। स्थानीय स्वशासन से आशय वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था से ही था, जिसकी परिकल्पना ब्रिटिश राज में सबसे पहले लॉर्ड रिपन ने ही की थी। आइए जानते हैं स्थानीय स्वशासन व्यवस्था आखिर क्या थी। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन के एक नवीन दर्शन का प्रतिपादन किया। उसकी दृष्टि में स्थानीय स्वशासन राजनीतिक तथा सार्वजनिक शिक्षा का साधन था। जिस प्रस्ताव में 1882 ईस्वी इन सिद्धांतों का समावेश किया गया था, उसे एक महान अधिकार पत्र के रूप में स्थापित किया गया। रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन के क्या प्रमुख उद्देश्य थे, वे इस प्रकार हैं। इसके पहले उद्देश्य में कहा गया कि स्थानीय स्वशासन के प्रसार को योजना के मूल में यह कल्पना नहीं है कि इससे प्रशासन में सुधार होगा, बल्कि यह प्रस्ताव मुख्यतः राजनीतिक एवं सार्वजनिक शिक्षा के साधन के रूप में वांछनीय होगा। यानी कि स्थानीय स्वशासन लाने का उद्देश्य ब्रिटिश शासन को लाभ पहुंचाने से ज़्यादा यह था कि भारतीयों के लिए एक बेहतर व्यवस्था हो सके। इसका दूसरा बिंदु यह आता है कि यदि सरकारी अधिकारी इस योजना को निष्ठापूर्वक पालन करते हैं तो स्थानीय स्वशासन को सफल बनाया जा सकता है। हालांकि इसे अधिकारी ही सही से पालन न कर सके, जिसके कारण यह आगे चलकर विफल रही थी। तीसरा यहाँ आता है कि जहाँ तक हो सकता हो, जनता को अपने मामलों का प्रबंध अपने हाथों में ले लेने के लिए प्रेरित किया जाए और उसमें आत्मनिर्भरता की क्षमता विकसित की जाए। यानी कि स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का सबसे प्रमुख उद्देश्य यही था कि जनता को आत्मनिर्भर बनाया जाए और वह अपना स्थानीय शासन स्वयं चला सके। अब आइए जानते हैं स्थानीय स्वशासन में कौन कौन सी बातें कही गई थी, जो उसके सिद्धांत या फिर उसकी सिफारिशों के तौर पर हम पढ़ सकते हैं। पहला, स्थानीय स्वशासन का सबसे बड़ा क्षेत्र जिला नहीं बल्कि तहसील अथवा तालुका हो और उसका प्रबंध एक समिति अथवा परिषद के हाथों में हो। उस बड़ी समिति के नीचे प्राथमिक समितियां हों। उन प्राथमिक समितियों के अधीन क्षेत्र बहुत छोटे हों, जिससे उनके सदस्यों को स्थानीय मामलों की समुचित जानकारी मिल सके और उनमें उनकी दिलचस्पी हो सके। इसी के साथ दूसरी सिफारिश यह थी कि स्थानीय समितियों के बहुसंख्य सदस्य निर्वाचित गैर सरकारी व्यक्ति हो और उनके अध्यक्ष भी गैर सरकारी हो। तीसरा आता है कि समितियां अपने कार्यों में अधिक से अधिक स्वतंत्र हो। उन पर सरकार का नियंत्रण अप्रत्यक्ष हो, न कि प्रत्यक्ष। सरकारी अधिकारी उन पर बाहर से निगाह रखे और उनके मामलों में तभी हस्तक्षेप करें जब वे अपने मार्ग से भटकती दिखाई दें। चौथा बिंदु आता है कि इन निकायों के पास अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए समुचित वित्तीय साधन हो। इसके लिए स्थानीय राजस्व का कुछ अंश इन निकायों को उपलब्ध कराया जाए और उन्हें प्रांतीय बजट से समुचित अनुदान मिलता रहे। हालांकि जितना बेहतर इन सिद्धांतों को पढ़कर लगता है, ठीक इसके उलट हुआ, जिसके कारण यह व्यवस्था सफल न हो सकी। पांचवा पॉइंट आता है कि स्थानीय निकायों के कर्मचारी उन निकायों के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत काम करें। सरकार के जो कर्मचारी स्थानीय स्वशासन के लिए काम के लिए भेजे गए हैं,
उन्हें स्थानीय निकायों का नौकर समझा जाए और वे उन्हीं के नियंत्रण में रहे, जबकि स्थानीय स्वशासन के लिए जो कर्मचारी या अधिकारीगण आए गए थे, वे खुद को ही मसीहा समझने लगे थे और उन्होंने व्यवस्थाओं को अपने हाथों में ले लिया था। छठवां बिंदु आता है कि गैर सरकारी निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होना चाहिए। सदस्यों को राय बहादुर आदि सम्मानसूचक उपाधियां दी जाएं, जिससे अच्छे और जिम्मेदार व्यक्ति आकृष्ट हो सके। 1882 ईस्वी के इस प्रस्ताव की व्याख्या प्रांतीय सरकारें प्रांतों में विद्यमान स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार स्वयं करें, यानी कि प्रांत अपने हिसाब से इसमें थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते थे। अब देखते हैं कि स्थानीय स्वशासन व्यवस्था, जो कि एक ऐतिहासिक व्यवस्था थी और जिसके कारण ही लॉर्ड रिपन को हम इतना जानते हैं और उनके बारे में हमें पढ़ना पड़ता है, लेकिन उनके द्वारा लाई गई यह स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था असफल रही। इसके कारण क्या थे? इन कारणों को आप परिणाम के रूप में भी लिख सकते हैं। पहला कारण है, स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था जनता को प्रेरित नहीं कर सकी, क्योंकि यह और प्रेरित नहीं कर सकने के कारण यह जनता के मध्य लोकप्रिय नहीं हो सकी और लोकप्रिय न हो पाने के कारण जनता के पास इसकी जानकारी नहीं थी और सरकारी अधिकारियों ने भरपूर इसका लाभ उठाया, जिसके कारण यह योजना असफल रही। दूसरा कारण आता है कि स्थानीय निकायों के अधिसंख्य सदस्य निरक्षर थे, इसलिए सरकारी अधिकारियों के इशारों में चलते रहे। अब कहावत भी है कि काला अक्षर भैंस बराबर, ऐसी कहावत भी हम देखते हैं, वो यहाँ पर सिद्ध हो रही थी, क्योंकि जो चुने गए थे अप्रत्यक्ष रूप से, वे किसी भी प्रकार से शिक्षित नहीं थे, जिसके कारण व्यवस्थाओं में उनका कोई योगदान नहीं था। तीसरा कारण आता है, स्थानीय निकायों के पास धन का अभाव था। उनकी आय का चतुर्थांश स्थानीय उपकरों से प्राप्त होता था, जिन्हें सरकारी अधिकारी वसूल करते थे। उनकी आय अन्य स्रोत थे चुंगी, सार्वजनिक घाट तथा पशुओं के मेले। इन स्रोतों से आय वे स्वयं बढ़ा सकते थे, किंतु उन्होंने इसके लिए कोई प्रयास नहीं किए। चौथा कारण आता है, निकायों के अध्यक्ष सरकारी अधिकारी ही बने रहे, जबकि सिद्धांत में कहा गया था कि निकायों के अध्यक्ष और ज़्यादातर सदस्य गैर सरकारी और निर्वाचित होने चाहिए। पांचवा कारण आता है, रिपन के बाद जो गवर्नर जनरल आए, वे उसकी तरह उदार नहीं थे, इसलिए वे उसकी आदर्शों और सिद्धांतों पर चलने के लिए तैयार नहीं थे, जिसके कारण यह व्यवस्था असफल रही। अतः दुर्भाग्य से अनेक प्रांतों में 1882 ईस्वी के इस प्रस्ताव में निहित सिद्धांतों का निष्ठा के साथ पालन नहीं किया गया। विभिन्न प्रांतों में जो कानून बनाए गए, उनमें परस्पर बहुत अंतर था। मध्य प्रांत में निर्वाचन के सिद्धांत को कुछ सीमा तक अंगीकार कर लिया गया और अध्यक्ष भी गैर सरकारी व्यक्ति होने लगे, किंतु अन्य प्रांतों में पुरानी व्यवस्था ही चलती रही और बहुत कम सदस्यों का निर्वाचन किया जाता था। हर प्रांत में जिला स्थानीय स्वशासन की इकाई बना रहा। केवल बंगाल में रिपन के सिद्धांतों का अनुसरण करने का प्रयत्न किया गया, किंतु उस संबंध में जो विधेयक प्रस्तुत किया गया, उसे भारत मंत्री ने अस्वीकृत कर दिया। अंत में 1885 ईस्वी में जो अधिनियम पारित किया गया, उसके अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट जिला परिषदों का अध्यक्ष बना रहा। इस प्रकार हमने समझने का प्रयास किया स्थानीय स्वशासन व्यवस्था। धन्यवाद।